स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का आज 6th लेक्चर है और स्टार्ट करते हैं हम कॉम्बिनेशन यानी कि संचय की परिभाषा से। किसी वस्तुओं की दी गई संख्या में से कुछ या सभी वस्तुओं का जो चुनाव करेंगे, जो सिलेक्शन करेंगे, उसे ही हम कॉम्बिनेशन या संचय कहते हैं। संचय में वस्तुओं के जो ऑर्डर है उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। हम किस ऑर्डर में ले रहे हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उस वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं का जो सिलेक्शन होगा वही संचय कॉम्बिनेशन कहलाता है। n भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं हमारे पास, उनमें से r वस्तुएं, r जो है वो लेस देन n हो सकता है या इक्वल भी हो n हो सकता है। तो n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने पर, उसका चुनाव करने पर जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, संचयों की संख्या बनेगी, उसका फार्मूला होगा NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। महत्वपूर्ण बातें नोट 1, एनपीआर जो परमुटेशन के जो फार्मूला है उसको कॉम्बिनेशन के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर n1 एक जैसे एलिमेंट है, n2 एक जैसे एलिमेंट है, ऐसे ही nr एक जैसे एलिमेंट है, तो जब हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे, n वस्तुएं दिए होंगे, उनके लिए जो क्रमचयों की संख्या बनेगी उसमें हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन जो एक जैसे एलिमेंट्स थे उनको हम अपॉन में लिखेंगे फैक्टोरियल n1, फैक्टोरियल n2 एंड अप टू फैक्टोरियल nr। क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलते हैं NCR प्लस NCR माइनस 1। अब यहां पर NCR का फार्मूला ये वाले फार्मूले में पुट अप करेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट लाइन में यहां पर n माइनस आर प्लस 1 n माइनस आर प्लस 1 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर इस वाले में r का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इससे क्या होगा, ये जो n माइनस आर प्लस 1 और फैक्टोरियल n माइनस आर है, इसको कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1। सिमिलरली इधर r और फैक्टोरियल r माइनस 1 ये कंबाइंड होकर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल r हो जाएगा। अब इससे ये जो डिनोमिनेटर है इसमें भी ये वाला टर्म और ये टर्म सेम है, ये वैसे ही आ जाएगा। अब ये टर्म्स प्लस ये वाला टर्म। अब इसके बाद हम देखेंगे यहां से फैक्टोरियल n जो है वो कॉमन आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी यहां पर। इसको सॉल्व करने पर हमको ये वाली वैल्यू मिलेगी, दैट मीन्स ये वैल्यू। और इस वैल्यू को अगर हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 CR। n प्लस 1 CR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। और यही क्या है, हमारा राइट हैंड साइड है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया, ये फॉर्मूला भी है, इसको आगे क्वेश्चंस में भी हम यूज करेंगे, इसको याद भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कोई किसान है जो 4 गायें, 3 बकरियां व 2 मुर्गियां एक विक्रेता से खरीदता है और उस विक्रेता के पास 6 गायें, 5 बकरियां व 7 मुर्गियां हैं। किसान कितने चुनाव रखेगा, कितने सिलेक्शन से वह इन्हें खरीद सकता है। मतलब अब सॉल्यूशन में देखते हैं, जो 6 गायें हैं उनमें से 4 गायों को चुनने के जो तरीके होंगे वो हो जाएगा 6C4। वैसे ही 5 बकरियों में से 3 बकरियां चुनने के तरीके होंगे 5C3 एंड वैसे ही 7C क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब किसान के जो चुनाव करने के जो तरीके हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे, वो इन तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6C4, तो 6C4 को हम लिख सकते हैं 6 माइनस 4, दैट मीन 6C2 लिख सकते हैं। तो 6C2 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 2। वैसे ही 5C3 को क्या लिख सकते हैं, 5C2 लिख सकते हैं। 5C2 का फॉर्मूला 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2। 7C2 क्या हो जाएगा, 2 बार 7C, यहाँ 2 है मतलब 2 बार घटते क्रम में गुना करेंगे 7 इंटू 6 और यहाँ 2 है तो 2 नीचे में बढ़ते क्रम में 1 इंटू 2। इस तरह से इसको सॉल्व करने पर 3150 तरीके ऐसे बनेंगे जिससे वह खरीद सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, दर्शाइए कि शो दैट ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू को इक्वल है, ये हमको शो करना है। हम राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। तो राइट हैंड साइड में ये वैल्यू दी हुई है। अब क्या करेंगे, ये जो 2 टाइम्स 2NCN है, ये वाला जो मिडिल टर्म है उसको 2 टाइम्स है तो एक बार इधर लिख देंगे और एक बार यहां लिख देंगे, दोनों को ब्रैकेट अलग कर लेंगे। अब 2NCN प्लस 1 और 2NCN, इधर फॉर्मूला देखेंगे NCR प्लस NCR माइनस 1, इट विल बी n प्लस 1 CR। वैसे ये 2NCN प्लस 1 2NCN कंबाइन करके क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 CN प्लस 1। सेम यहां पर भी वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये दोनों फॉर्मूला के हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। अब
इसको हम क्या लिख सकते हैं 2n + 1 + 1 Cn + 1, दैट मीन्स 2n + 2 Cn + 1। और यही क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, यही लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है प्रूफ हो गया। अब देखते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। चूंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए प्रोबेबिलिटी में डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसको देखते हैं। विविक्त प्रायिकता, पहला पॉइंट देखते हैं प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। कोई अभिप्रयोग से प्राप्त सभी परिणाम, अगर हम कोई ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जिसमें जितने भी परिणाम जो आएंगे, जितने आउटपुट्स आएंगे, उनके सभी परिणामों के जो समुच्चय होगा, सेट होगा, उसे हम प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस कहेंगे। जैसे कि एक पासा को अगर हम उछालते हैं तो उसके 6 संभावित परिणाम हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इनका जो सभी परिणामों का जो समुच्चय होगा उसे हम सैंपल स्पेस कहेंगे। सेकंड है प्रतिदर्श बिंदुएं, सैंपल पॉइंट्स। किसी अभिप्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि में प्राप्त परिणाम जो होंगे उसे प्रतिदर्श बिंदुएं कहेंगे, सैंपल पॉइंट्स कहेंगे। पासे फेंकने पर जो 1 आ रहा है, ये जो 1 है वो सैंपल पॉइंट्स है, 2 आएगा वो सैंपल पॉइंट्स है, 3 आएगा वो सैंपल पॉइंट्स है। जो परिणाम जो आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, जो आउटपुट आ रहा है, उसे सैंपल पॉइंट्स कहेंगे। थर्ड देखते हैं विच्छिन्न प्रतिदर्श समष्टि, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। जिस प्रतिदर्श समष्टि में एक परिमित संख्या में या गणनीय अपरिमित काउंटेबली इनफाइनाइट प्रतिदर्श बिंदुएं हो उसे विच्छिन्न प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, उसे डिस्क्रीट सैंपल स्पेस कहते हैं। मतलब जिस सैंपल स्पेस में जो आउटपुट जो आ रहे हैं वो या तो फाइनाइट नंबर में हो, या अगर इनफाइनाइट है तो वो काउंटेबल होने चाहिए। अगर ऐसे हो तब उसे हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक सिक्के को उछालने पर 2 ही संभावनाएं हो सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड और टेल ये 2 है, दैट मींस ये परिमित संख्या में है, इसलिए डिस्क्रीट सैंपल स्पेस होगा। फोर्थ, अब आते हैं प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। किसी प्रतिदर्श समष्टि S में एक प्रतिदर्श बिंदुएं या xi या जो परिणाम है उसके घटित होने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, वही क्या है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। इसे P ऑफ xi से डिनोट करते हैं। मतलब xi के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है P ऑफ xi। नोट, किसी प्रतिदर्श की जो प्रायिकता होती है वो 1 से छोटी या बराबर ऋणोत्तर संख्या होती है। मतलब निगेटिव तो हो नहीं सकता प्रोबेबिलिटी, या तो वो 1 से छोटी होगी या तो बराबर होगी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली, 0 लेस और इक्वल P ऑफ xy लेस और इक्वल 1। सेकंड पॉइंट देखते हैं, किसी प्रतिदर्श समष्टि में सैंपल स्पेस में जो प्रतिदर्श है, सैंपल पॉइंट्स है, उनकी प्रायिकताओं का योग जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। समेशन P ऑफ xi वेयर xi बिलोंग्स टू S इक्वल टू 1। फिफ्थ डेफिनेशन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल, प्रतिदर्श की प्रायिकता। यदि S एक प्रतिदर्श समष्टि है, सैंपल स्पेस है, और xi जो है उसमें प्रतिदर्श है, सैंपल पॉइंट्स हैं या आउटपुट है, तब जो प्रतिदर्श xi है उसके घटित होने की संभावना की जो माप है, मेजरमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी जो है, वही क्या है, प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है। एग्जाम्पल के लिए एक सिक्के को उछालने के प्रयोग में हेड आने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H, क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 संभावित स्थितियां हैं, लेकिन हेड जो है वो 1, तो 1/2 मतलब 50-50 चांसेस हैं। तो यही जो है 1/2 ये जो मेजरमेंट है वही प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी है। प्रायिकता की जो गणितीय परिभाषा है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, वो ये है कि यदि एक घटना है E, कोई इवेंट E है, वो A विधियों से घट सकती है, A उसकी अनुकूल परिस्थितियां हैं A विधियों से घटने की, और B विधियों से वो घटित नहीं हो सकती है, तब जो घटना E की प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, उसे हम A/A+B से डिनोट करेंगे। A मतलब इस विधि से, इस मेथड से E जो है वो इवेंट घटित होता है, लेकिन B विधि से घटित नहीं होता। मतलब A+B टोटल ये जो विधियां हैं वो आ जाएगी, और A जो है वो अनुकूल विधियां हो जाएगी। या P ऑफ E में कह सकते हैं घटना E के घटित होने की जो संख्या है अपॉन संपूर्ण स्थितियों की संख्या, नंबर ऑफ E एंड नंबर ऑफ S, N ऑफ E अपॉन N ऑफ S, यही P ऑफ E का फॉर्मूला है मैथमेटिकल। नोट करके फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, कैपिटल ई के घटित न होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता को पी ऑफ ई से डिनोट करते हैं, वैसे ही घटित न होने की प्रायिकता को पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट से दर्शाते हैं। सेकंड, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट ये एग्जैक्टली 1 के इक्वल होता है। थर्ड पॉइंट, P ऑफ फाई इक्वल टू 0 होगा, जहां फाई एक असंभव घटना है, इम्पॉसिबल इवेंट है, मतलब जो इवेंट पॉसिबल है ही नहीं तो उसकी प्रायिकता, उसकी संभावना क्या होगी, 0 होगी। तो दैट मीन्स P ऑफ फाई इक्वल टू 0। फोर्थ पॉइंट, घटना ई के घटित न होने को पूरक घटना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं, जिसे ई कॉम्प्लीमेंट से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं।
फिफ्थ पॉइंट, यदि किसी घटना ई का घटित होना निश्चित है, ये कंफर्म है कि वो घटना ई जो है वो होगा ही, तो उसकी प्रायिकता जो होगी पी ऑफ इक्वल टू 1 होगी। सिक्स पॉइंट, पी ऑफ किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो 0 और 1 के बीच ही लाई करता है। अगर वो घटित होना निश्चित है तो 1 होगा, घटित होना असंभव है तो उसकी प्रायिकता 0 होगी, और उनके बीच में कुछ चांसेस होंगे तो वो 0 और 1 के बीच उसकी प्रायिकता लाई करेगी। एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक थैले में 5 सफेद, 7 लाल तथा 4 काली गेंदे, अर्थात टोटल जो है 16 गेंदें रखी हुई है एक थैले में। थैले से यादृच्छिक आर्बिट्ररी 3 गेंद निकालते हैं, उन तीनों के सफेद होने के, व्हाइट होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमको सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी है, तो इनको ऐड करके हम लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या 16 है। अब उन 16 गेंदों में से हमको 3 गेंद निकालने हैं, तो 16 गेंदों में से 3 गेंद निकालने पर जो कॉम्बिनेशन का संख्या बनेगी वो हो जाएगा 16C3, दैट मीन्स n ऑफ s। ये इसको हमने सॉल्व कर लिया। मान लेते हैं अब वो 3 गेंदों के सफेद होने की घटना को हमने क्या नाम दे दिया है, कैपिटल ई, क्योंकि हमको सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सफेद होने की घटना ई है, तो n ऑफ ई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा, सफेद गेंद कितने हैं 5, और हमको कितने गेंद सफेद चाहिए 3, तो 5 सफेद गेंदों में से 3 गेंदें निकालने पर संचयों की संख्या, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या हो जाएगा 5C3। इसको सॉल्व करने पर क्या आ गया 10। यह है n ऑफ ई। ई इवेंट के लिए नंबर हो गया, नंबर ऑफ ई 10 है, और वैसे ही टोटल n ऑफ s क्या है 563। तो घटना ई की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है p ऑफ ई, वो जाएगा n ऑफ ई अपॉन n ऑफ s। इन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/56। दिस इज आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ताश के 52 पत्तों में से 6 पत्ते यादृच्छिक एट रैंडम निकाले जाते हैं। निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। फर्स्ट वन, 3 लाल व 3 काले पत्ते हो, एंड सेकंड वन 3 बादशाह व 3 बेगम हो। तो सबसे पहले 52 पत्तों में से 6 पत्ते चुनने के जो तरीके हैं, कॉम्बिनेशन है, वो फॉर्मूला हो जाएगा 52C6, दैट मीन्स n ऑफ s। फर्स्ट वन, 3 लाल व 3 काले पत्ते। तो सबसे पहले हम वी नो दैट कि एक ताश की गड्डी में 26 लाल पत्ते होते हैं, वो 26 काले पत्ते होते हैं। अब हमको किसकी प्रायिकता निकालनी, इसकी। तो इसके लिए एक इवेंट डिफाइन करते हैं। मान लो E1 जो है वो 3 लाल व 3 काले पत्ते होने की घटना है, तो n ऑफ E1 क्या हो जाएगा, इनके लिए नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि 26 लाल में से 3 पत्ते लाल होना चाहिए, तो 26C3 इंटू, और 26 काले पत्तों में से 3 काले पत्ते होने चाहिए, तो 26C3 ये हो जाएगा। तो E1 की जो प्रायिकता हो जाएगी P ऑफ E1, तो n ऑफ E1 मतलब ये वैल्यू अपॉन n ऑफ s मतलब टोटल ये वैल्यू, ये आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने पर जो आंसर होगा दैट इज द आंसर। सेकंड देखते हैं, 3 बादशाह व 3 बेगम हो। पहले सेकंड है, ताश की गड्डी में 4 बादशाह व 4 बेगम होते हैं। मान लेते हैं ये जिसकी प्रायिकता निकालती है उसको घटना को E2 नाम दे दिया है, 3 बादशाह व 3 बेगम होने की घटना। तो n ऑफ E2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, चूंकि 4 बादशाह में से 3 बादशाह होने चाहिए, तो 4C3 इंटू 4 बेगम में 3 बेगम होने चाहिए, तो 4C3, तो ये हो जाएगा n ऑफ E2। तो अतः घटना E2 की जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी n ऑफ E2 अपॉन n ऑफ s। n ऑफ E2 ये है और n ऑफ s हमने शुरुआत में फाइंड किया हुआ है, तो दिस इज द आंसर। अब देखते हैं एक डेफिनेशन, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यदि 2 या अधिक घटनाओं में से कोई भी अवयव या प्राप्त फल या रिजल्ट या परिणाम उभयनिष्ठ न हो, कॉमन न हो, मतलब 2 डिफरेंट इवेंट्स हैं हमारे पास और उनमें कोई भी जो रिजल्ट है आपस में कॉमन न हो, तो वे परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती है। यदि E1 व E2 2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो E1 इंटरसेक्शन E2 उनमें कॉमन कुछ नहीं होगा, दैट मींस कॉमन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। या उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, इसकी वैल्यू 5, P ऑफ 5, दैट मींस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण थ्योरम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, पूर्ण प्रायिकता का प्रमेय या प्रायिकता का योज्य नियम, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। स्टेटमेंट क्या है इसका, यदि E1 और E2 कोई 2 इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, तब घटना E1 या फिर
और E2 के जो घटने की प्रायिकता होगी, दैट मीन्स P ऑफ E1 यूनियन E2, इट विल बी P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। हम इसको प्रूव करते हैं। मान लेते हैं S जो है वो सैंपल स्पेस है, प्रतिदर्श समष्टि है, और मान लेते हैं N ऑफ S जो है वो N है, N ऑफ E1 जो है वो L है, N ऑफ E2 जो है वो M है। अब E1 और E2 में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या मान लेते हैं, कॉमन एलिमेंट जो है वो स्मॉल r है। तो E1 यूनियन E2 में कितने अवयव होंगे? N ऑफ E1 यूनियन E2 क्या होगा? ये हम जानते हैं, वी नो दैट N ऑफ E1 प्लस N ऑफ E2 माइनस N ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। अब N ऑफ E1 L, N ऑफ E2 जो है M माइनस कॉमन जो अवयव होंगे, एलिमेंट्स होंगे R। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब घटना E1 या E2 के घटने की प्रायिकता क्या होगी? P ऑफ E1 यूनियन E2। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? N ऑफ नंबर ऑफ E1 यूनियन E2 के लिए अपॉन N ऑफ S टोटल। तो N ऑफ E1 यूनियन E2 है L प्लस M माइनस R समीकरण 1 से, अपॉन N L बाई N M बाई N माइनस R बाई N। L बाई N क्या डिनोट करेगा? L क्या है? E1 के लिए था तो N ऑफ E1 अपॉन N ऑफ S। M क्या था? E2 के लिए था N ऑफ E2, नीचे N ऑफ S के जगह पर, ये N ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 N ऑफ S के जगह। N ऑफ E1 अपॉन N ऑफ S क्या होगा? E1 की प्रायिकता हो जाएगी। N ऑफ E2 अपॉन N ऑफ S E2 की प्रायिकता हो जाएगी, और ये किसकी प्रायिकता हो जाएगी? P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। यही तो क्या है, हमको प्रूफ करना था। दिस कंप्लीट द प्रूफ। अब नोट करके लिखते हैं, यदि E1 और E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो हम क्या जानते हैं, ये जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाएगी। तो अगर हमको दिया हो कि E1 और E2 जो है परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो ये जो रूल है, ये जो थ्योरम है, उसमें इसके जगह पर 0 हो जाएगा। दैट मीन्स P ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल टू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 इतना ही आएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही।